भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की 24 अगस्त को की गई 31 शब्दों की एक टिप्पणी ने अधिकतर अखबारों के पहले पन्ने पर जगह बनाई और साथ ही इस पर खासी चर्चाएं भी हुईं। इसमें उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा था, लद्दाख में चीनी सेना के अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्प भी है, लेकिन ये तभी अपनाया जाएगा जब सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता विफल रहेगी। रक्षा सेवा में रहे दिग्गजों ने शायद ही उनके इस बयान पर भौहें चढ़ाई हों। सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने कहा, क्या CDS कह सकते हैं कि सैन्य विकल्प मौजूद नहीं है? मुझे लगता है वो केवल तथ्य बता रहे थे। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख पद से रिटायर होने वाले एयर मार्शल अनिल खोसला कहते हैं, CDS ने जो कहा मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। ये एक नपातुला बयान था और मुझे लगता है कि ये थोड़ा पहले ही आ जाना चाहिए था। जनरल बिपिन रावत के बयान के निहितार्थ निकालने से पहले हमें चीन के बारे में भी जान लेना चाहिए। भारत में जहां पर रक्षा बलों को रक्षा और गृह मंत्रालय अलग अलग नियंत्रित करते हैं, वहीं चीन में एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है। CMC को सेना का प्रमुख अंग और उसके सैन्य बलों का कमांडर बताया जाता है और इसका नेतृत्व चेयरमैन और वाइस चेयरमैन करते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग CMC के चेयरमैन हैं। CMC चीन के हर एक सैन्य बल को नियंत्रित करती है। इनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी, PLA नेवी, PLA एयर फोर्स, PLA रॉकेट फोर्स, PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स और PLA जॉइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स भी शामिल है। भारत में जहां हर सेना की अपनी कमान है, वहीं चीनी सेना में भौगोलिक दृष्टि से परिभाषित 5 थिएटर कमान हैं। इनमें ईस्टर्न TC, सदर्न TC, वेस्टर्न TC और सेंट्रल TC शामिल हैं। 2019 में सुरक्षा पर जारी श्वेत पत्र में चीन के राष्ट्रीय मंत्रालय ने 2012 के बाद से हुए बदलावों के बारे में बताया था। इसमें कहा गया था, संयुक्त सेना ने अपनी क्षमता को 3 लाख जवानों से कम कर दिया है, जबकि सक्रिय जवानों की संख्या 20 लाख है। थल सेना में जहां जवान कम किए गए, वहीं एयरफोर्स ने अपने जवानों की संख्या बरकरार रखी। वहीं नेवी और PLA-RF में जवानों की संख्या बढ़ाई गई। PLA-RF के पास चीन के परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों का भंडार है और इसे पहले सेकंड आर्टिलरी फोर्स भी कहा जाता था। 2012 से चीनी सेना पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया है। ये पैसा अच्छे वेतन, जवानों की ट्रेनिंग और उनके लिए काम करने का अच्छा माहौल बनाने, पुराने हथियारों को खरीदकर नए हथियार बनाने, सैन्य सुधार और विभिन्न सुरक्षा बलों के बीच सामंजस्य बनाने जैसे कामों पर खर्च किया गया। हालांकि कई भारतीय रक्षा विशेषज्ञों को चीन के इन दावों पर शक है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि चीनी तकनीक अप्रमाणित है और उनके सुरक्षा बलों के पास युद्ध के अनुभव की कमी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय सेना खुद को चीन के साथ लगने वाली 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर रक्षात्मक युद्ध में लगा देखती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यह लड़ाई सामने से आने वाले दुश्मन को मार गिराने की है। जनरल हुड्डा कहते हैं, चीन को लेकर हमारी सैन्य रणनीति पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान को लेकर हम आक्रामक रहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें धमकी भी देते रहते हैं, लेकिन चीन को धमकाने के मामले में हम रक्षात्मक रणनीति अपनाते हैं और हम युद्ध करने की कल्पना भी नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम LAC के पास जाकर हमला नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हमें करना चाहिए। भारत ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का गठन इसी मकसद के लिए किया है। चीनी घुसपैठ के जवाब में क्या भारत जैसे को तैसा वाली रणनीति अपनाकर उसकी कुछ जमीन पर कब्जा करके सौदेबाजी कर सकता है? इस सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा कहते हैं, इस तरह के विकल्प शायद पहले अपनाए जाते। जैसे को तैसे की रणनीति अपनाकर सौदेबाजी करने का विकल्प काफ़ी भड़काऊ दिखाई दे सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अच्छी स्थिति में हैं और उनका जवाब देने के लिए हमारे पास सैन्य क्षमता है। BBC संवाददाता ने पूछा कि क्या लद्दाख की भौगोलिक स्थिति भारत को बढ़त देती है? इस सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा कहते हैं, पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र समतल है और काफ़ी ऊंचाई पर है। LOC की तरह ये पहाड़ी नहीं है। सड़क नेटवर्क भी अच्छा है। अधिकतर चौकियों पर गाड़ी से आया जाया जा सकता है। वहाँ हमें कोई चुनौती नहीं है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि लद्दाख की भौगोलिक स्थिति भारत के पक्ष में है। चीन का मूलभूत ढांचा बहुत बेहतर है और ये उनको बढ़त देता है। अगर चीन के साथ समुद्री क्षेत्र में मामला बिगड़ता है तो क्या स्थिति होगी? इस पर नौसेना के एक पूर्व प्रमुख ने बताया कि भारत उस हालत में उस क्षेत्र में जाएगा जहां वो मजबूत स्थिति में है, यानी
हिंद महासागर में। वो कहते हैं, अगर कोई कहता है कि नौसेना को दक्षिण चीन सागर में चीन पर हमला करने के लिए भेजा जाएगा तो मुझे हैरानी होगी। हम चीन पर हिंद महासागर में ही बढ़त बना सकते हैं क्योंकि हम इस इलाके को जानते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास यहाँ उनसे अधिक साजो सामान उपलब्ध होगा। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर भारत सैन्य विकल्प की ओर जाता है तो भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल सबसे बेहतर रहेगा। ऐसा अनुमान है कि एयरबेस से कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण भारतीय जहाज़ों में अधिक तेल और हथियार रहेगा। वहीं चीनी वायुसेना तिब्बत के पठार और अन्य ऊंची उड़ानों से उड़ान भरेंगी जहां पर बेहद बारीक हवा बहती है, जिसकी वजह से हथियार रखने पर उनका अधिक तेल खर्च होगा। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। पूर्वी एयर कमान के प्रमुख रहे एयर मार्शल रिटायर्ड खोसला कहते हैं, ये माना जाता रहा है कि हमें T3 की बढ़त है, मतलब टेक्नोलॉजी, टेरेन और ट्रेनिंग। तकनीकी रूप से वो आगे हैं, लेकिन दावों और वास्तविक क्षमता में संदेह है। भूगोल और ट्रेनिंग की बढ़त हमें है, लेकिन वो इन मुद्दों को देख रहे हैं और व्यवस्थित रूप से इन्हें हल कर रहे हैं। अंतर कम करने के लिए हमें अपनी क्षमता को गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने BBC को बताया कि हाल के बरसों में PLA-AF ने कितनी तेजी से खुद को विकसित किया है। एयर मार्शल रिटायर्ड खोसला ने कहा, चीनी वायुसेना PLA का ही हिस्सा रही है। किसी भी सेना की तरह ये अच्छे से बनी है जिसके पास आवश्यकता के सारे साजो सामान हैं। चीन के आर्थिक तौर पर उभरने के बाद खाड़ी युद्ध के दौरान उसने अपनी नौसेना और वायुसेना को तेजी से आधुनिक बनाना शुरू किया था। आज उनकी वायुसेना तेजी से अपनी क्षमताएं बढ़ा रही हैं। खोसला कहते हैं कि भारत पर चीन की सबसे बड़ी बढ़त उसका स्वदेशी रक्षा विनिर्माण बेस है। विनिर्माण बेस होने की वजह से हथियारों की आपूर्ति देश में ही हो सकती है, जबकि भारत इस दिशा में काम कर रहा है और आने वाले भविष्य में उसे आयातित हथियारों पर निर्भर रहना होगा। इसके अलावा जब साइबर और अंतरिक्ष की क्षमताओं की बात आती है तो उसमें भी चीन की भारत पर बढ़त कायम है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पद से रिटायर हुए लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ कहते हैं, चीन ने साइबर आर्मी बनाने में महारत पाई है और उसकी उस क्षेत्र में क्षमताएं हैं जहां पर हम पहुंचने का सोच रहे हैं। हमारे सैन्य बलों को बेस्ट टैलेंट को आकर्षित करना होगा। हमारे देश में टैलेंट है, लेकिन वो हमारे साथ काम करने की जगह किन्हीं और के साथ काम कर रहे हैं। चीन के श्वेत पत्र में सैन्य सुधार का भी जिक्र था। जनरल दुआ भारत में सैन्य सुधार के अपने अनुभवों को साझा करते हैं। वो कहते हैं, भारत में अभी साइबर, स्पेस एजेंसी और एक विशेष बल डिवीज़न है। हम चाहते हैं कि ये कमान मजबूत और सुसज्जित हों। यहाँ तक कि 2013 में हमें इन विशेष बलों को सक्रिय करने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन हम इन्हें 2018 के आखिर में सक्रिय कर पाए। ये बहुत कमज़ोर काम था। इस तरह की योजनाओं को लागू करने में तेज़ी लाने वाले सुधार किए जाने चाहिए। हमें तहखानों में बैठकर काम करना बंद कर देना चाहिए। युद्ध के तरीके लगातार बदल रहे हैं, इसलिए जो पुराने ढर्रों पर चलना चाह रहे हैं उन्हें बदले जाने की ज़रूरत है।